हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंटरनेशनल लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मान्यता या रिकॉग्निशन को। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। आज की वीडियो में हम इसको पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे, जिसमें हम मान्यता का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके मोड्स के मान्यता के ढंग क्या हैं और उसका लीगल इफेक्ट और थ्योरीज, सब कुछ हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको इंटरनेशनल लॉ के नोट्स चाहिए हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में इंटरनेशनल लॉ के नोट्स ले सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ में मान्यता या रिकॉग्निशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये समझिए कि एक स्टेट के लिए क्या क्या 4 ज़रूरी असेंशियल्स होते हैं या क्या क्या 4 इम्पॉर्टेंट असेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा नेशंस या स्टेट्स के रिलेशंस को रेगुलेट करता है। तो किसी भी स्टेट के पास ये 4 असेंशियल एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, दूसरा है भूभाग यानी कि टेरिटरी, तीसरा है उसके पास अपनी सरकार यानी कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, और चौथा है संप्रभुता या सॉवरेनिटी, जिसका मतलब ये होता है कि वो स्टेट जिसके पास ये चारों असेंशियल एलिमेंट्स हैं, सॉवरेनिटी के तहत वो स्टेट दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन में एंटर करने की कैपेसिटी रखता हो और वो किसी दूसरे स्टेट के अंडर नहीं होना चाहिए, वो अपने आप में सुप्रीम होना चाहिए। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट असेंशियल्स चाहिए होते हैं किसी भी स्टेट को। अब अगर हम बात करें मान्यता की कि मान्यता का मतलब क्या होता है, तो सिंपली इसका मतलब ये होता है कि जब एक स्टेट के द्वारा दूसरे स्टेट के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया जाता है या उसकी एग्जिस्टेंस को दूसरे स्टेट के द्वारा एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि हाँ इस स्टेट का भी अस्तित्व है, तो उसको बोलते हैं मान्यता। अब सिंपली मीनिंग अगर हम इसका देखें तो यही है कि नए राज्य को इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर के रूप में स्वीकार करना। बहुत सारे स्टेट हैं इंटरनेशनल लेवल पर और वो पहले से ही अस्तित्व में है, लेकिन एक नए स्टेट को इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि दूसरे जो एग्जिस्टेंस में स्टेट पहले से ही है वो इस नए स्टेट को इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार करें। और जब उस स्टेट को ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो वो न्यू स्टेट भी पहले से ही उन एग्जिस्टेंस स्टेट की तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है। अब ये जो मान्यता दी जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, ये कैसी हो सकती है? ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और इसका मीनिंग समझने के बाद अब हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन कि बेसिकली मान्यता की डेफिनेशन क्या दी गई है। तो देखो, इंटरनेशनल लॉ में अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ओपेनहाइम की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओपेनहाइम ने मान्यता की डेफिनेशन देते हुए बताया है कि किसी नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता देने में राज्य ये घोषित करते हैं कि नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय विधि में दिए गए जो राष्ट्रत्व के तत्व हैं वो प्राप्त कर लिए हैं। यानी कि ओपेनहाइम के अकॉर्डिंग जब भी कोई न्यू स्टेट किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहता है तो उसको जब भी रिकॉग्निशन दी जाती है तो उसमें ये देखना होता है कि जो पहले से स्टेट एग्जिस्टेंस में है, पहले से ही जो राज्य अस्तित्व में है, वो ये घोषणा करते हैं कि जो नया स्टेट है, जो न्यू स्टेट है, जो राज्य है, उसने अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो दिए गए स्टेटहुड के यानी राष्ट्रत्व के सारे तत्व प्राप्त कर लिए हैं। यानी कि उस स्टेट के पास अपनी पॉपुलेशन भी है, उसके पास अपनी टेरिटरी है, उसके पास अपनी गवर्नमेंट है, और नंबर 4 उसके पास अपनी सॉवरेनिटी है। वो स्टेट दूसरे स्टेट से रिलेशन करने में या संबंध स्थापित करने में बिल्कुल फ्री है, वो किसी भी दूसरे अदर स्टेट के अंडर नहीं है, वो बिल्कुल सुप्रीम है। तो ये सारी अगर किसी स्टेट के पास ये 4 असेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसके पास पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, टेरिटरी भी है और सॉवरेनिटी भी है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो स्टेट जो है अब उसको मान्यता मिल जानी चाहिए। तो यही डेफिनेशन ओपेनहाइम ने दी है।
अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जब किसी स्टेट को रिकॉग्निशन मिल जाता है, यानी कि जब उसको मान्यता मिल जाती है, तो उसके लीगल इफेक्ट क्या होते हैं। अब कोई न्यू स्टेट है और न्यू स्टेट के पास चारों मेन असेंशियल एलिमेंट्स हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेंटी, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जब उसको मान्यता मिल गई है, चाहे वो एक्सप्रेस तरीके से मिली हो चाहे इम्प्लाइड तरीके से मिली हो, तो उसको मान्यता मिलने के बाद अब उसके क्या लीगल इफेक्ट होंगे, तो यहाँ पर हम वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे दावा करने का अधिकार, यानी कि जो न्यू स्टेट है जिसको मान्यता दी गई है या जिसको रिकॉग्निशन मिला है, वो राइट टू सू का अधिकार रखता है, यानी कि कैपेसिटी टू एंटर इनटू सू, यानी कि उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो दावा दायर कर सकता है, वो मुकदमा फाइल कर सकता है। तो सबसे पहले जब कोई न्यू स्टेट को मान्यता मिल जाती है, उसका लीगल इफेक्ट यही होता है कि जिस भी स्टेट ने उसे मान्यता दी है, उस न्यू स्टेट को, वो स्टेट के कोर्ट में दावा दायर करने का उसे अधिकार मिल जाता है। तो सबसे पहले उसको राइट टू सू मिल जाता है। नेक्स्ट है राज्य के भूत और वर्तमान विधायिनी और कार्यपालिका के कार्य लागू हो जाते हैं, यानी कि वो स्टेट जिसको, न्यू स्टेट को जिसको मान्यता दी गई है, उसके जितने भी पास्ट के और प्रेजेंट के जो भी एग्जीक्यूटिव और जो भी यहाँ पे विधायिनी जो भी कार्य थे, जो भी लेजिस्लेटिव वर्क्स थे, वो सब कैसे हो जाएंगे, वो सब रिट्रोएक्टिव इफेक्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे जो मान्यता का प्रभाव है वो रेट्रोएक्टिव प्रभाव यहाँ पे दिया गया है, ठीक, यानी कि उसके जितने भी पास्ट के और प्रेजेंट के जो भी विधायी और कार्यपालिका कार्य थे, वो सब उनको एक इफेक्ट में आ जाते हैं। जैसे मान लो कोई स्टेट है, अब 1950 में वो अस्तित्व में आया, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो 1950 में वो अस्तित्व में आया और कई सारे वो डिसीजंस ले रहा है तब से। अब कई सारे उसने बहुत सारे कार्य भी किए, विधायिनी कार्य किए, कार्यपालिका के कार्य भी वो कर रहा है, लेकिन वो अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर नहीं बना। अब उसे जो मान्यता प्राप्त हुई वो कब हुई, 2000 में हुई। कब हुई, 2000 में। 1950 से वो अस्तित्व में था, लेकिन मान्यता कब मिली उसे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2000 में मिली, यानी कि लगभग उसे 50 साल लग गए मान्यता लेने में इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस रिकॉग्निशन से पहले जो भी उसने एक्ट किए हैं, चाहे वो उसके लेजिस्लेटिव एक्ट हो या चाहे उसके एग्जीक्यूटिव एक्ट हो, वो सब के सब वैलिड माने जाएंगे, ठीक। तो इन सब का रेट्रोएक्टिव इफेक्ट यहाँ पे होगा। तो सेकंड पॉइंट यही कहता है। नेक्स्ट है राजनयिक संबंध, यानी कि उस स्टेट को जो मान्यता जिसको मिल जाती है, उसको कैपेसिटी आ जाती है कि वो एंटर कर सके डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। नेक्स्ट है संधि करने की क्षमता, जिस स्टेट को मान्यता दी जाती है वो दूसरे राज्यों के साथ ट्रीटी वगैरह कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी आ जाती है ट्रीटीज में एंटर करने की। और लास्ट आता है मान्यता देने वाले राज्य में जो भी प्रॉपर्टी स्थित होती है उसके संबंध में उसको सक्सेशन वगैरह और पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मिल जाता है। तो ये होता है यहाँ पर मान्यता के विधिक परिणाम या इसके लीगल इफेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे मान्यता के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। तो मान्यता से रिलेटेड जो दो थ्योरीज हैं वो है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, जिसको बोलेंगे हिंदी में निर्माणात्मक सिद्धांत, और सेकंड है डिक्लेरेटरी या एविडेंशियरी थ्योरी, हिंदी में बोलेंगे घोषणात्मक या प्रमाणात्मक सिद्धांत। सबसे पहले डिस्कस करेंगे निर्माणात्मक सिद्धांत को। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है, इसके प्रमुख प्रवर्तक थे हीगेल, एंजेलोटी और ओपेनहाइम। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मान्यता के द्वारा ही जो राज्य है वो राष्ट्रत्व को प्राप्त करता है, यानी पहले किसी स्टेट को मान्यता मिलती है, उस मान्यता को मिलने के बाद ही कोई स्टेटहुड के जो भी असेंशियल्स है, जैसे कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट, इन सबको प्राप्त करता है। और इसके बाद ही उसे इंटरनेशनल एरिया में यानी इंटरनेशनल क्षेत्र में, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, उसमें उसको कुछ राइट्स मिलते हैं। ये वो प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जो राजनीतिक समुदाय है, वो अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्र के इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है और उसे वो सारे राइट्स मिल जाते हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग में जो स्टेट्स हैं उनको मिलते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ओपेनहाइम ने ये कहा है कि केवल मान्यता के द्वारा ही कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकता है, यानी कोई किसी भी स्टेट को जब रिकॉग्निशन मिल जाता है तो उस रिकॉग्निशन के बाद ही कोई भी स्टेट इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को प्राप्त कर लेता है।
कहने का मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है। और यहाँ पर हॉलैंड की बात अगर हम करें तो हॉलैंड ने भी इसी चीज़ को मान्यता दी है। उनका भी ये मानना है कि मान्यता जो है वो राज्यों को परिपक्वता देती है, यानी उनको मैच्योरिटी देती है। और जब तक किसी स्टेट को मान्यता नहीं मिलती है, उस स्टेट को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, वो राज्यों के परिवार के सदस्य के रूप में अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। यानी जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे स्टेट हैं जो पहले से अस्तित्व में हैं और जो पहले से ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर भी हैं। अगर न्यू स्टेट को भी उस इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बनना है तो उसके लिए उन्हें पहले रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। रिकॉग्निशन के बाद ही उनको सारे राइट्स मिलते हैं इंटरनेशनल लॉ में। तो यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि पहले मान्यता मिलनी चाहिए, तभी स्टेट को स्टेटहुड मिलता है। तो मान्यता पे यहाँ पे मेनली फोकस किया गया है। अब करेंगे इसकी क्रिटिसिज्म को, यानी कि इसकी आलोचना को समझेंगे कि क्रिटिक्स ने कैसे इसकी आलोचना की है। तो यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर इसकी आलोचना हुई है। सबसे पहला है एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड, यानी राष्ट्रत्व के तत्व। तो क्रिटिक्स का कहना है कि किसी भी स्टेट में स्टेटहुड के यानी कि सारे एलिमेंट्स आ जाएं तो अब वो एकदम मतलब स्टेट बन जाता है, वो अस्तित्व में आ जाता है। ठीक, किसी भी स्टेट के लिए चारों एसेंशियल एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। चार एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। तो यहाँ पे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर किसी भी राज्य के पास ये चारों ज़रूरी तत्व हैं, ये चारों एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो वो स्टेट क्या होगा? वो स्टेट एकदम से अस्तित्व में आ जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे इंटरनेशनल लेवल पर या जो पहले से राज्य अस्तित्व में है उनके द्वारा उसे मान्यता दी जाए। तो पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर क्रिटिसिज्म का ये बना। दूसरा है अधिकार और दायित्व। ये जो थ्योरी है इसकी आलोचना क्रिटिक्स ने इस आधार पर भी की है कि इस थ्योरी के हिसाब से जिस स्टेट को मान्यता नहीं मिलती है, जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, उसे इंटरनेशनल लॉ में ना तो कोई राइट्स मिलते हैं और ना ही कोई लाइबिलिटीज़ मिलती है। तो यहाँ पर इसका भी क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा मतलब इसकी आलोचना की है। उनके हिसाब से ऐसा नहीं है। उनका कहना ये है कि हम चीन का और बांग्लादेश का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि जो चीन था उसे बहुत समय तक अमेरिका और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मान्यता नहीं दी थी। हालांकि चीन में पहले से ही स्टेटहुड के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स थे। तो ये कहना कि इंटरनेशनल लॉ में अगर किसी स्टेट को मान्यता नहीं मिली है तो ना तो उसको कोई राइट मिलेंगे ना ही कोई लाइबिलिटीज़ मिलेगी, तो ये गलत है क्रिटिक्स के हिसाब से। इसी तरीके से बांग्लादेश का अगर हम एग्जाम्पल लें तो बांग्लादेश भी मतलब एक एग्जिस्टेंस में आने के बाद जब वो अस्तित्व में आ चुका था और उसके पास चारों एसेंशियल एलिमेंट्स थे, उसके बाद भी कुछ कंट्रीज़ ने इसको भी मान्यता नहीं दी थी। तो बांग्लादेश तो फिर भी अस्तित्व में था। तो इसी आधार पर क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना की है और इन दो पॉइंट्स के हिसाब से हम इनको आलोचना में लिख सकते हैं। मान्यता की थ्योरी में जो नेक्स्ट है वो है घोषणात्मक सिद्धांत, यानी डिक्लेरेटरी और एविडेंशियरी थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से जो राष्ट्रत्व है यानी कि जो स्टेटहुड है वो किसी भी राज्य में पहले से ही उपस्थित रहता है, वो बिल्कुल मान्यता से स्वतंत्र होता है। यानी कि अभी जो हमने थ्योरी को देखा, जो निर्माणात्मक सिद्धांत था, वो ये कह रहा था कि किसी भी स्टेट में पहले से ही राष्ट्रत्व के तत्व होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसको मान्यता दी जाए तभी वो एग्जिस्टेंस में आएगा। और ठीक बिल्कुल इसी तरीके से ये थ्योरी बोल रही है कि राष्ट्रत्व किसी भी राज्य में पहले से ही होता है, उसको मान्यता की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत है, ये जो डिक्लेरेटरी थ्योरी है, इसको मॉन्टेविडियो कॉन्फ्रेंस के आर्टिकल 3 के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एक तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंपल तौर पर यह कहा गया है कि एक स्टेट जैसे ही राष्ट्रत्व के सारे एसेंशियल्स अचीव कर लेता है वैसे ही वो अस्तित्व में आ जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय विधि में अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। दूसरे राज्यों के द्वारा उसे मान्यता देने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस बात का सबूत ये है कि एक नए स्टेट ने स्टेटहुड यानी जो राष्ट्रत्व है उसके सारे तत्वों को अचीव कर लिया है। सीधे तौर पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी नए स्टेट को अस्तित्व में आने के लिए दूसरे राज्य की रिकॉग्निशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इस थ्योरी के यहाँ पे बात करें तो ये कहता है कि मान्यता केवल एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट, इन्होंने बताया कि केवल एक औपचारिक अभिस्वीकृति होती है मान्यता इस थ्योरी के हिसाब से। और इसके मुख्य समर्थक हैं हॉल, वैगनर, ब्राइली, पिट-कॉबेट और फिशर। हॉल के अकॉर्डिंग कोई भी राज्य राज्यों के परिवार का सदस्य अधिकार के रूप में तभी बन जाता है जैसे वो राष्ट्रत्व को प्राप्त कर लेता है, जैसे उसमें चारों के चारों एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो अस्तित्व में आ जाता है। इसके लिए उसे मान्यता की ज़रूरत नहीं होती है। और पिट-कॉबेट के अकॉर्डिंग अगर किसी राजनीतिक समुदाय में वास्तव में स्टेटहुड के सारे ज़रूरी तत्व हैं
तो ना तो औपचारिक मान्यता उसके अंतर्राष्ट्रीय विधि में अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त करने की एक ज़रूरी शर्त नहीं होगी। तो पिट कॉबेट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि अगर किसी स्टेट के पास स्टेटहुड के ज़रूरी तत्व हैं तो मान्यता प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसे इंटरनेशनल लॉ में उसे राइट्स भी मिले या उसको लाइबिलिटीज़ भी मिले, ये कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है ये किस चीज़ पे फोकस कर रही है, ये कर रही है स्टेटहुड के असेंशियल्स पे। जो भी मेन एलिमेंट्स हैं अगर वो किसी स्टेट के पास है तो उसको मान्यता की ज़रूरत नहीं है। अब हम समझेंगे मान्यता के तरीके यानी मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन। सबसे पहले आता है वस्तुतः मान्यता जिसे हम बोलते हैं डी फैक्टो रिकॉग्निशन, और इसके बाद आता है विधिक मान्यता यानी डी ज्योर रिकॉग्निशन। अगर बात करें सबसे पहले वस्तुतः मान्यता की यानी डी फैक्टो रिकॉग्निशन की, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि जब कोई न्यू स्टेट के रूप में अस्तित्व में आता है तो उसे डी फैक्टो रिकॉग्निशन दिया जाता है सबसे पहले। यानी जो मान्यता देने वाले राज्य हैं असल में मान्यता के ज़रूरी गुण रखता है, मतलब जो भी नया स्टेट है उसके पास सारे गुण हैं, उसके पास सारे एसेंशियल्स हैं, इंटरनेशनल लॉ का विषय माने जाने का भी वो अधिकारी है, उसके पास राइट्स हैं कि वो इंटरनेशनल लॉ में उसको मान्यता मिले। तो जैसे ही कोई नया स्टेट अस्तित्व में आया सबसे पहले उसको वस्तुतः मान्यता दी जाती है। अब उस स्टेट में सारी क्षमताएं आ जाती हैं जैसे ही उसको वस्तुतः मान्यता दी जाती है, जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी बाध्यताएं हैं उनको वो पूरा कर सकता है। जब भी कोई स्टेट जिसे हम वस्तुतः मान्यता की बात करते हैं तो ये तय हो जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए सक्षम हो गया है पूरी तरीके से, तब उस स्टेट को डी ज्योर रिकॉग्निशन यानी विधिक मान्यता दी जाती है। तो वस्तुतः मान्यता कब दी जाती है? जैसे ही कोई स्टेट अस्तित्व में आता है उसके पास सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये एक पहला चरण होता है ना, विधिक मान्यता देने से जो पहले दी जाती है मान्यता उसका पहला चरण होता है। ओपनहाइम के अकॉर्डिंग ये वाली जो मान्यता होती है डी फैक्टो रिकॉग्निशन, ये तब दी जाती है जब कोई राज्य असल में स्वतंत्र होता है, मतलब बिल्कुल वो फ्री होता है, किसी स्टेट के अंडर नहीं होता, और एक निश्चित भूमि पर उसका एक प्रभावशाली कंट्रोल होता है, उसका एक इफेक्टिव कंट्रोल होता है। और ये मान्यता जब नए राज्य में राष्ट्रत्व के गुण आ जाते हैं तब दी जाती है, तो ओपेनहाइम के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं डी ज्योर रिकॉग्निशन की। डी ज्योर रिकॉग्निशन कब होता है? डी ज्योर रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो ये हैं कि डी ज्योर रिकॉग्निशन, एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा डी फैक्टो रिकॉग्निशन के बाद दिया जाता है, ठीक। और जो डिफैक्टो रिकॉग्निशन अभी हमने पढ़ा वो हमेशा इससे पहले दिया जाता है, वो इसी मान्यता का एक प्राइमरी स्टेप होता है, एक प्रारंभिक चरण होता है। ये जो मान्यता होती है डी ज्योर रिकॉग्निशन, ये एक एब्सोल्यूट होती है, बिल्कुल अंतिम होती है, ये ध्यान रखना है, एक एब्सोल्यूट रिकॉग्निशन है स्टेटहुड का। और ये रिकॉग्निशन किसी भी न्यू स्टेट को एग्जिस्टेंस स्टेट के द्वारा तब दिया जाता है जब पहले से जो राज्य अस्तित्व में है वो ये मान ले कि नए राज्य ने एक स्टेट में जो भी सारी विशेषताएं होनी चाहिए उन सबको प्राप्त कर लिया है, और कभी भी किसी भी स्टेट को डिफैक्टो रिकॉग्निशन के बिना डी ज्योर रिकॉग्निशन भी कभी कभी दे दिया जाता है। और सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी न्यू स्टेट को डी ज्योर रिकॉग्निशन तब दिया जाता है जब वो न्यू स्टेट एक परमानेंट स्टेबिलिटी, एक स्थायित्व उसके अंदर आ जाता है, उसको वो प्राप्त कर लेता है और स्टेटहुड के सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी उसको प्राप्त हो जाती हैं। तो तब एक स्टेट इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बनने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाली जो मान्यता होती है ये अंतिम होती है, और मान्यता देने वाले राज्य, नए राज्य और उसकी सरकार में मान्यता के सारे गुण हो जाते हैं, और वो राज्य अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका सदस्य बनने के लिए योग्य हो जाता है, कैपेबल हो जाता है। अगर हम बात करें कैल्सन की, तो कैल्सन ने कहा था कि डी ज्योर रिकॉग्निशन जो होता है वो फाइनल होता है, यानी कि जो विधिक मान्यता होती है, जबकि जो डिफैक्टो रिकॉग्निशन होता है वो प्रोविजनल होता है और उसको विदड्रॉ भी किया जा सकता है। तो सिंपली दोनों रिकॉग्निशन क्या कहती है, अब हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो अगर हम दोनों के बीच डिफरेंस की बात करें कि डिफैक्टो और डिजूर रिकॉग्निशन में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है रिकॉग्निशन के नेचर को लेकर। यानी कि ये जो मान्यता होती है डिफैक्टो रिकॉग्निशन, ये होती है आपकी टेम्परेरी, जबकि जो डिजूर रिकॉग्निशन होता है वो फाइनल होता है, बिल्कुल अंतिम होता है। दूसरा, मान्यता की वापसी के आधार पर, यानी विदड्रॉ ऑफ रिकॉग्निशन। ये जो डिफैक्टो रिकॉग्निशन होता है इसको वापस लिया जा सकता है, विदड्रॉ भी किया जा सकता है, लेकिन डिजूर रिकॉग्निशन क्योंकि फाइनल होता है इसलिए इसको विदड्रॉ भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड, यानी राष्ट्रत्व के गुण। तो ये जो डिफैक्टो रिकॉग्निशन होता है इसमें रिकॉग्निशन तब दिया जाता है जब कोई स्टेट राष्ट्रत्व के सारे असेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल कर देता है, उनको पूरा कर लेता है। जबकि ये वाला यानी कि डिजूर रिकॉग्निशन, ये क्या होता है, इसमें कोई स्टेटहुड के सारे असेंशियल एलिमेंट फुलफिल करने के साथ ही उसका एक प्रभावशाली कंट्रोल होना चाहिए और उसकी एक परमानेंट स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब उसका एक स्थायित्व होना चाहिए। नेक्स्ट है चरण के हिसाब से जो डिफैक्टो रिकॉग्निशन होता है वो एक प्राइमरी स्टेप होता है डिजूर रिकॉग्निशन से पहले, मतलब पहले डिफैक्टो रिकॉग्निशन मिलेगा उसके बाद डिजूर रिकॉग्निशन। तो पहला प्रारंभिक चरण क्या हुआ, विधिक मान्यता से पहले हमारा वस्तुतः मान्यता पहला चरण है, और उसके बाद मिलती है फाइनल वाली मान्यता जिसको हम विधिक मान्यता कहते हैं। इसके बाद आती है कंडीशन या शर्त। देखो, अब ये जो डिफैक्टो रिकॉग्निशन है, जो वस्तुतः मान्यता है, इसमें कंडीशन भी लगाई जा सकती है और बिना कंडीशन के भी हो सकता है। लेकिन जो विधिक मान्यता है, जो डिजूर रिकॉग्निशन है, उसमें कोई कंडीशन कैसी होगी, नॉन कंडीशनली होगा। ये कभी भी इसमें कंडीशन नहीं होती है, ये बिल्कुल फाइनल होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजनयिक उन्मुक्तियाँ। डिफैक्टो रिकॉग्निशन में कोई भी स्टेट है अगर, तो वो पूरी तरह से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ को एंजॉय नहीं कर सकता, मतलब जो भी उसको राजनयिक उन्मुक्तियाँ मिलती हैं वो पूरी तरीके से उसको एंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन जो डिजूर रिकॉग्निशन होता है, जो विधिक मान्यता होती है, जिन भी स्टेट को ये वाली मान्यता मिलती है विधिक वाली, वो पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, पूरी की तरह से वो जो राजनयिक उन्मुक्तियाँ हैं उनको वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो मान्यता पर, पूरा कंप्लीट मैंने आपको इसमें बताया है, जैसे कि इसका मीनिंग क्या है, हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स, इसके मोड क्या क्या होते हैं, है ना, मोड ही हमने पढ़े हैं। इसके अलावा हमने थ्योरीज देखी है और लास्ट में हमने डिस्कस किया है कि डिफरेंस क्या है डिफैक्टो और डिजूर रिकॉग्निशन में। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये इंटरनेशनल लॉ का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।